हेलो फ्रेंड, साइंस की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये सेशन आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के सेशन में कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन ज़्यादा है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से न्यूमेरिकल बनाना भी नहीं सीखेगा, सिर्फ में आप इसमें लेवल भी समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो इसमें न्यूमेरिकल जो सेक्शन है वो बहुत एक अच्छे लेवल तक के हैं, और जब तक आप न्यूमेरिकल सेक्शन नहीं बना पाइएगा तब तक आप आगे साइंस में कुछ क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन दबा लें। पहला है मलेरिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग है एस्पिरिन को प्रभावित करता है। यानी एस्पिरिन यानी क्या होता है, तो इसी को बोलते हैं तिल्ली। क्या बोलते हैं, तो तिल्ली बोलते हैं। ठीक है, तो एस्पिरिन का दूसरा नाम क्या है, तिल्ली है। तो मलेरिया रोग किसको प्रभावित करता है, तो तिल्ली को प्रभावित करता है। चलिए, अगर तिल्ली आया एस्पिरिन आया तो इससे संबंधित कुछ जानकारी लेते हैं। ये एस्पिरिन जो होता है, जितने भी रीढ़ यानी रीढ़धारी जैसे कि मानव है, तो जो पीछे वाला जो रीढ़ होते हैं, जैसे ऐसा आप देखे होंगे इस टाइप से रहता है ना रीढ़, तो रीढ़ जितने भी जीव में पाए जाते हैं उस सभी में एस्पिरिन पाए जाते हैं। ठीक है, तो एस्पिरिन पहले सब समझिए किस में पाए जाते हैं, तो रीढ़ वाली रीढ़धारी वाली जितने जीव होते हैं सभी में एस्पिरिन पाए जाते हैं। ठीक है, और एस्पिरिन रहता कहाँ है, तो ये पेट में रहता है। यानी मानव में एस्पिरिन कहाँ रहता है, तो पेट में। सभी ऐसा नहीं कि सभी जीवों में पेट में ही रहता है, कुछ कुछ जीवों में और दूसरे स्थानों पर रहता है, लेकिन मानव में जो एस्पिरिन जो होता है वो कहाँ रहता है, पेट में रहता है। एस्पिरिन का कार्य क्या है कि जितने भी आरबीसी, कितने आरबीसी जो मर जाते हैं, ठीक है, जो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल यानी सेल जो मर जाते हैं, जिसको लाल अस्थि मज्जा बोलते हैं, रेड बोन मैरो, जहाँ आरबीसी का निर्माण होता है, तो इसमें होता क्या है कि जितने भी आरबीसी नष्ट हो जाते हैं यानी पुरानी हो जाते हैं, उसको ख़त्म करने का प्रयास कौन करता है, एस्पिरिन करता है। ठीक है, और इसका और क्या काम है, क्या रक्त का भंडारण करता है, यानी रक्त का स्टोरेज करता है। कौन, एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन को ही रक्त का स्टोरेज करने के कारण ही एस्पिरिन को क्या बोलते हैं, तो ब्लड बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ब्लड बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लड बैंक किसको बोलते हैं, तो एस्पिरिन को बोलते हैं। ठीक है, एस्पिरिन को प्रभावित करने वाले दो रोग हैं, ऐसे मेनली रूप से तीन होते हैं, लेकिन दो रोग एकदम प्रसिद्ध है। एक हो गया मलेरिया जो एस्पिरिन को प्रभावित करता है, तिल्ली को प्रभावित करता है, और दूसरा है सिफिलिस। कौन सा, सिफिलिस। सिफिलिस एक रोग है जो कि ये भी मलेरिया रोग को, तिल्ली को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, तिल्ली को प्रभावित करता है। एक होता है मोनो, क्या होता है, मोनो जो होता है, ये भी रोग जो किसको प्रभावित करता है, तो एस्पिरिन को प्रभावित करता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर एस्पिरिन का आकार यानी तिल्ली का आकार बढ़ गया तो उसमें एक दवा आता है। ऐसा नहीं, कोई मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इस बायोलॉजिकल के अनुसार हम बता रहे हैं। ये एक दवा का नाम है एक्स तिल। कौन सा, एक्स तिल CL। ये दवा दो गो आते हैं, एक 500 mg का आता है और एक होता है 125 mg का। तो ऐसा नहीं कि आप जाइए मेडिकल में दवा को उठा लीजिए, ऐसा नहीं करना है। ये दवा को डॉक्टर के सजेशन से ही लेना है। ठीक है, तो जब भी आपको एस्पिरिन या तिल्ली की आकार बढ़ जाए तो एक्स तिल CL 500 ml यानी 500 mg का या फिर 125 mg का आप दवा खा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि एस्पिरिन से संबंधित संपूर्ण जानकारी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आंत। आंत यानी क्या होता है, पेट। इसी को क्या बोलते हैं, उदर। ठीक है, या अमाशय। पेट का कुल आकार कितना होता है, तो 30.5 इंच होता है। ठीक है, महिलाओं में पेट की आकार कितना होता है, तो 35 इंच होता है, जबकि पुरुष में कितना होता है, तो 40 इंच। अब आप कहेंगे कि महिलाओं में बच्चा धारण करने की जो शक्ति होता है तो इसलिए उन लोगों को, महिलाओं को पेट बड़ा होता है, ऐसा नहीं है। वो देखो जितना कैपेसिटी उसमें जितना लोड दोगे, जितना भार के अनुसार ये इंक्रीज करता है। पेट क्या होता है, एक इंक्रीज करता है। अब उसमें जितना कम, जैसे आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई 2 kg भोजन करता है, ठीक है, और कोई 3 kg का भोजन करता है। ठीक है, तो बताओ कि 2 kg का भोजन ऐसे करने के 2 kg का तो भोजन नहीं कर पाएगा, लेकिन 2 kg के करने वाला व्यक्ति और 3 kg करने वाला व्यक्ति का पेट का आकार देखना, दोनों का डिफरेंट मिलेगा। यानी इसका भार बढ़ गया तो ऑटोमेटिक ही पेट का भार क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऐसा नहीं समझे कि जब महिलाओं में पेट, बच्चों का धारण करने का जो क्षमता है, तो ऐसा नहीं कि पेट उन लोग का बड़ा हो जाता है। ये वेट के अनुसार, यानी उसमें जितना भार उसको बोल सकते हैं उसके अनुसार, लेकिन मेनली रूप से पुरुषों में पेट का आकार बड़ा होता है। ठीक है, पेट में किसका निर्माण होता है, तो पेट में जठरस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो पेट में जठरस का निर्माण। ऐसे एक HCl भी बनता है जो भोजन को पाचन के लिए सबसे आवश्यक है। HCl का pH मान क्या होता है, जब HCl आ गया तो pH मान जरूरी याद रखना है। तो 1.2 यानी HCl का pH मान क्या होता है, 1.2 से 2.5 तक होता है। कितना होता है, 1.2 से 2.5। अब HCl का कार्य क्या है कि भोजन को पेट में पचाना, यानी HCl का निर्माण मेनली रूप से पेट में ही होता है। पेट में 2 प्रकार के एंजाइम बनते हैं, कौन कौन से, तो एक बनता है पेप्सिन
कौन सा, पेप्सिन एंजाइम, और दूसरा है म्यूसिन। कौन सा, म्यूसिन एंजाइम। ठीक है, म्यूसिन एंजाइम जो है मानव शरीर में ये 10 बजे रात को बनता है, यानी 10 बजे रात से बनना शुरू होता है और यह सुबह 4 बजे तक बनते हैं। पेट के भी कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं, एक बड़ी आंत एक छोटी आंत। यानी आंत के कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं, एक बड़ी आंत एक छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 6 से 7 मीटर होती है, और चौड़ाई बोले तो 2.5 होती है। छोटी आंत में भोजन 90% पचता है। कितना भोजन पचता है, तो 90% जो भोजन है छोटी आंत में पचता है, बाकी 10% जो भोजन है वो बड़ी आंत में पचता है। ठीक है, और पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो सभी प्रोटीन को पाचन करता है। सभी प्रोटीन को पाचन कौन करता है, तो पेप्सिन एंजाइम। जबकि रेनिन एंजाइम जो है दूध के केसिन प्रोटीन से पचाता है, यानी दूध में जो केसिन प्रोटीन होता है उसी को पचाता है। कौन सा, रेनिन। ठीक है, छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग, डिडिनम, जेनिनम, इलियम। कौन कौन से, डिडिनम, जिलियम और इलियम। इसका आकार क्या होता है, तो जो डिडिनम का आकार होता है यू या सी आकार का होता है। ठीक है, ऐसे सबसे छोटा भाग होता है, यानी सबसे छोटी आंत का सबसे छोटा भाग कौन होता है, तो डिडिनम होता है, जिसको ग्रहणी बोलते हैं। ठीक है, और खाली पेट का औरत हो या महिला हो या पुरुष हो, सभी का आकार कितना होता है, तो 12 इंच का होता है। खाली पेट यानी भोजन नहीं किया हुआ है तब, और अगर भोजन कर ले या फिर उसमें हर सामान खा ले कुछ, तो उसकी आकृति बढ़ जाती है। और बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 1 से 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है, 1 से 1.5 मीटर, जबकि चौड़ाई 4.7 होती है। अब बड़ी आंत करता क्या है कि पानी के एंजाइम को अवशोषित करता है। ठीक है, बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं। कौन कौन से, तो चलिए देखते हैं। कोलोन, रेटनम, यानी अंधनाल लिख देते हैं, इसको अंधनाल बोलते हैं। एक दूसरा का नाम है कोलन, और तीसरा का नाम है मलाशय। मलाशय का काम क्या है कि यह भोजन के जो खराब भोजन होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है। कौन, तो बड़ी आंत। अब आता है हृदय। चलिए हृदय के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। हृदय क्या है, परिसंचरित अंग है। क्या है, परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, तो कार्डियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी। तो आप जब भी जाइए हार्ट के यानी हृदय के डॉक्टर के पास, तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास आना है। ठीक है, मनुष्य में हृदय का वजन कितना होता है, तो 300 से 350 ग्राम। जबकि महिलाओं में कितना होता है, तो ये 250 से कितना 300 ग्राम होता है, यानी 50 ग्राम कम होते हैं। और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का अगर हृदय खराब हो गया है, तो उसको अगर कहीं से नहीं मिल पा रहा है, तो एक कृत्रिम हृदय बनाया जाता है, जिसका वजन कितना होता है, तो कृत्रिम हृदय 300 ग्राम का बनाया जाता है। ठीक है, और कृत्रिम हृदय बनाया किससे जाता है, तो प्लास्टिक का या फिर एल्युमिनियम से। प्लास्टिक या एल्युमिनियम से बना। शिशु में बात करें हृदय का वजन कितना होता है, तो 20 ग्राम होता है। जो नवजात शिशु होते हैं उसमें हृदय का वजन कितना होता है, तो 20 ग्राम। मनुष्य में हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो 70 से 72 बार धड़कता है। ठीक है, और अगर 1 सेकेंड में कह दिया जाए कि मानव शरीर में 1 सेकेंड में कितने बार धड़कन धड़कता है, तो 0.8 सेकेंड में 1 बार धड़कन धड़कता है। यानी मानव शरीर में 0.8 सेकेंड में एक बार धड़कन धड़कता है। ठीक है, हृदय की धड़कन मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता था, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। किसका, स्टेथोस्कोप का। स्टेथोस्कोप का खोज किसने किया था, तो रेने लाइक ने। किसने, रेने लाइनक ने किया था। ठीक है, इन्होंने घोड़े के यानी जो घोड़ा होता है, घोड़े के हृदय की धड़कन को मापे थे। ठीक, अगर कोई ज़्यादा गुस्सा है, एकदम उसको पारा हाई है, तो उस व्यक्ति का हृदय की धड़कन कितना धड़केगा, तो 180 से 200। इसलिए बोलते हैं कि इसको ब्लड प्रेशर हो गया है। तो जब कोई भी व्यक्ति गुस्सा में हो, उत्तेजना में हो, तो उसको धड़कन 180 से 200 बार धड़कता है, यानी 1 मिनट में। हृदय की धड़कन की जांच 2 विधि से किया जाता है। आप कहीं भी पढ़े होंगे एक ही विधि, और कोई भी बताया होगा एक ही विधि, लेकिन हम आज दो विधि बताते हैं। ठीक है, एक है ट्रेडमिल। कौन सा, एक है ट्रेडमिल विधि। ठीक है, ट्रेडमिल विधि, और दूसरा है ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसको फुल फॉर्म होता है। तो ये एक ईसीजी से एक ट्रेडमिल के द्वारा हृदय की धड़कन मापा जाता है। विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का सिद्धांत किसने दिया था, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने दिया था। किसने दिया था, तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। जबकि भारत में हृदय प्रत्यारोपण का सिद्धांत किसने दिया था, तो के वेणुगोपालन ने। किसने, के वेणुगोपालन ने। ठीक है दोस्तों, इससे संबंधित बहुत सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। तो और कोई नेक्स्ट वीडियो में हम और इसमें स्पेशल इसके बारे में वीडियो देंगे, तो वेट कीजिए और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए कुछ और इसमें जान लेते हैं कि मनुष्य का जो हृदय होता है 4 कोशिकीय होता है, 2 अलिंद और 2 निलय। ठीक है, और कुछ जीवों के बारे में जान लेते हैं कि मछली में कितने होते हैं, तो मछली में 2 कक्ष होते हैं, यानी हृदय 2 होते हैं। ठीक है, व्हेल मछली में कितने होते हैं, 4 होते हैं। व्हेल मछली में कितने होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, और व्हेल मछली एक स्तनधारी के अंतर्गत आता है, यानी बच्चा देता है। अब दोस्तों यकृत के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिपैटोलॉजी कहलाता है।
क्या कहलाता है, तो हिपैटोलॉजी। ठीक है। यकृत का भार कितना होता है, तो 1.5 kg का होता है। मानव शरीर में यकृत का भार कितना होता है, तो 150 kg यानी 1.5 kg यानी 1500 ग्राम। ठीक है, कितना, 1500 ग्राम। भार के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो यही यकृत होता है, यानी भार के अनुसार। ठीक है। क्षेत्रफल के आधार से सबसे बड़ा शरीर का अंग कौन सा होता है, तो त्वचा होता है। ठीक है, तो त्वचा क्षेत्रफल के अनुसार यानी स्किन जिसको बोलते हैं। यकृत का रंग कैसा होता है, तो यह भूरा होता है या मूली के आकार का होता है। ठीक है। यकृत का जो राइट साइड होता है यानी दायां वाला भाग जो होता है सबसे बड़ा होता है, जबकि बायां वाला सबसे छोटा है, यानी राइट वाला सबसे बड़ा होता है और सबसे छोटा लेफ्ट वाला होता है। ठीक है। और यकृत में ही यानी यकृत में क्या बनता है, तो कुफर कोशिका बनते हैं। कुफर कोशिका जो होते हैं यकृत में ही बनते हैं। ठीक है। और यह यकृत को काट कर किसी भी व्यक्ति में लगाया जा सकता है। किसी दूसरे व्यक्ति में यकृत को लगाने के लिए पूरे शरीर का यानी 2/3 हिस्सा आप किसी व्यक्ति को दान दे सकते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को दान देना हो तो 2/3 हिस्सा आप किसी व्यक्ति को दान दे सकते हैं और ये पुनः 24 दिन में बन जाते हैं। यानी शरीर में फिर पुनः से वो 24 दिन में बन जाते हैं। तो शरीर का एकमात्र ऐसा अंग है जो काट के निकालने के बाद भी पुनः शरीर में तैयार हो जाता है, बन जाता है, वह है यकृत है। यकृत का सबसे पहले ट्रांसप्लांटेशन यानी प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था, तो जापान देश में किया गया था। तो जापान देश में किया गया था, तो कुछ जीव पर किया होगा, तो सबसे पहले चूहा पर प्रयोग किया गया था। चूहा में एक यकृत को काट के लगाया गया था, तो वहाँ पे वो सक्सेस हो गया था, यानी उसमें सेट हो गया था। और इसमें बात करें तो पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में ही होता है। ठीक है। और पीत रस एकत्रित कहाँ होता है, तो पित्ताशय यानी गोल ब्लाडर में होता है। कहाँ होता है, गोल ब्लाडर में पित्त का क्या होता है, एकत्रित होता है, यानी पित्ताशय में। गोल ब्लाडर को पित्ताशय बोलते हैं। पित्त का कैसा रंग होता है, तो हल्का क्या होता है, पीला होता है। ठीक है, ऐसे हरा भी होता है लेकिन हल्का पीला होता है। हेपेटाइटिस रोग जो है यकृत को प्रभावित करता है। और हेपेटाइटिस के कितने प्रकार हैं, तो टोटल 5 प्रकार हैं। ठीक है, चलिए पाँचों के प्रकार बताते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। ये सभी जो हैं हेपेटाइटिस के प्रकार हैं। और हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो है दूषित जल करने यानी दूषित जल पीने और खराब भोजन खाने से होता है। जबकि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी जो है ये गलत यानी रक्त डोनेट करने यानी गलत रक्त यानी आपको जो ब्लड लेना है अगर वो नहीं सेटिस्फाई करे, अगर ज़बरदस्ती उस ब्लड को चढ़ा दिया जाता है तो उसी के कारण से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी होता है। जबकि ए और ई यानी हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी जो होता है किसके कारण होता है, तो दूषित जल पीने से और भोजन करने से। दोस्तों एक क्वेश्चन हमने सिर्फ एक उठाए थे, कितने उठाए थे, तो एक ही उठाए थे एस्पिरिन के बारे में। लेकिन इसको डिस्क्राइब करते हुए देखिए पूरे अच्छे से सभी ऑप्शन को डिस्क्राइब किए। इस तरह से डिस्क्राइब कोई भी आपको यूट्यूब पे नहीं कर पाएगा। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, बारीकी से देखिए और समझिए, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन तो लिखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ हम बताते हैं तो उसको नोट आउट करने का प्रयास कीजिए। और नोट आउट नहीं कर सकते तो उसको 1 से 2 बार सुनिए, आपको 110% याद हो जाएगा और समझ में भी आएगा। सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है, तो विटामिन के। विटामिन के रक्त को जमाने में मदद करता है। ठीक है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं और विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं और विटामिन बी को क्या बोलते हैं, थायमिन बोलते हैं। विटामिन बी के कारण बेरी नामक रोग होता है, जबकि विटामिन सी के कारण एस्कॉर्बिक रोग होता है। ठीक है। और विटामिन ए के कारण रतौंधी होता है। और विटामिन के जो है ब्लड के जमाने में काम करता है। ठीक है। 1.2 विशिष्ट घनत्व के द्रव में एक धातु के उस टुकड़े का भार क्या होगा जिसका भार हवा में 80 ग्राम और पानी में 70 ग्राम है, तो उसका हो जाएगा 60 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। आप अलग अलग भी इससे गुना करके इसमें निकाल सकते हैं, इससे निकाल दोनों का अंतर निकाल दीजिए। ठीक है। क्योंकि पूछा है हवा एक और एक दूसरा क्या है, पानी है, तो ये दोनों के लिए विशिष्ट घनत्व दिया गया है। ठीक है। तो इसको दोनों को गुना करके दोनों को ऐड कर दीजिएगा, ऐड करने के बाद 3 से भाग दीजिएगा, ये टोटल आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट का बात किया है। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। ठीक है। इसी गतिज ऊर्जा बराबर क्या पढ़े, हाफ mv² पढ़े हैं ना। तो हाफ mv² जो होता है इसमें क्या बोला है कि किसी गतिशील पिंड का वेग आधा कर दिया जाए, तो आधा जब कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगा। इसे कहने के माने है कि 1 है तो इसका आधा है यानी 1/2 है। ठीक है। यानी ऐसे समझिए कि ये 2 था तो इसका 1/2 हो गया, तो आप यहाँ वैल्यू भी रख सकते हैं। ठीक है। हाफ mv², m को मानिए कि 1 है और v कितना दिया है, आधा कह रहा है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा अब 1/4 हो गया, यानी टोटल फाइनली रूप से कहें तो m यहाँ से निकालिएगा तो क्या होगा
4 गुना, ठीक है। ई जो 1/2 रहता है फार्मूला के लिए है, उससे कोई लेना देना नहीं रहता है, मेनली रूप से डिनोट यहीं से करता है कि VM क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है। 20 न्यूटन का बल 4 किलोमीटर के पिंड का कार्य करता है, तो उसका उत्पन्न त्वरण क्या होगा। तो F बराबर आप क्या पढ़े हैं, तो A में पढ़े हैं ना। तो देखिए यहाँ पे 20 न्यूटन दिया गया, तो फोर्स दिया है 20 न्यूटन, जबकि हमसे पूछा है एक्सीलरेशन और 4 किलोमीटर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, A इसको काट दीजिए, यानी 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बॉल सेक्शन है। दोस्तों इस सेशन में अधिकतर न्यूमेरिकल सेक्शन है, तो न्यूमेरिकल सेक्शन को बनाना जरूरी है, सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो जाए। अगर इस तरह से न्यूमेरिकल आपको मिल जाए एग्जाम में तो आप फंस जाइएगा, तो अगर बिना करके नहीं जाइएगा तब तो आपको बनने वाला नहीं है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए। 8 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घुलाकर 250 ml विलयन तैयार करने पर विलयन की मोलता क्या होगी, तो 0.8 होगी। चलिए इसको बना के बताते हैं। जैसे 8 ग्राम है तो कितना मोल चाहिए, 250 गुना 1 मोल में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम हो गया, और NaH से भाग दे दीजिए। NaH का कुल परमाणु संख्या देखिए यहाँ दिया है, अनुभार 40। जब आप इसको काटिएगा 8 × 40, ठीक है, और 25 × 125, अब इसको काटिएगा तो 0.8 बार में कट जाएगा, ठीक है। 4 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियाँ श्रेणी में जुड़ी हुई है, तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 16 ओम होगा। कितना होगा, 16 ओम। तो ऐसे जोड़ लीजिए R1 + R2 + R3 + R4, सभी का 4 है, तो 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक है। 200 ml जल में कितना यूरिया घुलाया जाए कि विलयन 1 मोल यानी 0.1 मोल बन जाए, तो ये 1.2 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.2 ग्राम। 0.1 मोल में यूरिया की मात्रा कितनी होती है, तो 6 होती है। कितना होती है, 6 होती है। तो आप ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखिए 6 × 200 ml बोला है, और बट्टा 1000, अब भाग दीजिएगा, 2 × 10, इसको काटेगा तो 1.2 हो जाएगा, ठीक है। यदि लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर हो तो फोकस दूरी क्या होगा, बताइए। तो फोकस दूरी -2 डायोप्टर होगा। देखिए याद रखिएगा, आपको हड़बड़ाना नहीं है, और एग्जाम में भी गड़बड़ाना नहीं है। जब माइनस लगा रहे तो माइनस वाला ही वैल्यू मारना है, और जब प्लस लगा रहे तो प्लस वाला वैल्यू मारना है। इतना कंसेप्ट पहले माइंड में सेट कीजिए। देखिए -2 डायोप्टर था तो 1/f होता है, यानी 1/2 हो जाएगा। इसको जब माइनस में है काटिएगा तो 0.5 माइनस में ही होगा। अगर ये प्लस रहता तो ये प्लस वाला हो जाता, ठीक है। पारा का न्यूनतम हिमांक कितना होता है, तो -39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ़ जलता है यानी जमता है और पिघलता भी है, यानी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बर्फ़ का कितना होता है, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जबकि पारा का हिमांक यानी जमाव बिंदु कितना होता है, -39 डिग्री सेंटीग्रेड। एक पत्थर ऊर्ध्वाधर फेंके जाने पर 30 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करता है, जहाँ s बराबर 80t - 16t²। तो 2 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, तो 16 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। आप निकालिएगा, जैसे आप पढ़े हैं s बराबर क्या पढ़े हैं, ut + ½ AT² पढ़े हैं ना, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सभी का वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है। और एक आप फार्मूला और पढ़ेंगे, v बराबर u + a², यहाँ से आपको सटीक निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका मेनली रूप से आंसर क्या हो जाएगा, 16 मीटर प्रति सेकंड। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, तो विटामिन के होता है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार के होगा, ठीक है। बाकी विटामिन बी जो है, सी जो है जल में घुलनशील है, B2 भी है जल में घुलनशील है, और B1 भी जल में घुलनशील है, ठीक है। तो ऐसे समझिए, जैसे एक बीकर है और ये एक बीकर है, ठीक है। एक चिट्टी मार के डालते हैं इसमें, ठीक है, और एक इसमें डालते हैं। जब चिट्टी को मार के इसमें एक पानी का लेयर भरा हुआ है, इसमें किसका है, तो वसा का है, ठीक है। जब एक चींटी को पानी में डालेगा तो ये गलेगा नहीं, यानी जलेगा नहीं, यानी इसका टोटल जो अंग है सड़ेगा नहीं। लेकिन जब वही वसा में आप डालिएगा तो ये इसका जल जाएगा। वसा में जब डालिएगा चींटी को तो जल जाएगा। तो ऐसा आप याद रखिएगा। तो एक क्या है, कीड़ा है, तो KEDA, कौन सा, KEDA। विटामिन वसा में कौन से घुलनशील है, तो KEDA, ऐसे याद रखिए। और जबकि जल में कौन से घुलनशील है, तो B और C, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पीतल किस मिश्र धातु का बना होता है, तो तांबा और जिंक होते हैं, तांबा और जस्ता का, ऐसे याद रखिए। पिताजी, कौन से, पिताजी, त से हो गया तांबा और ज से हो गया जस्ता, यानी पीतल किसका, तांबा और जस्ता का मिश्र होता है। और टीन और शीशा किसका मिश्रण होता है, तो सोल्डर जो आप करवाने जाते हैं दुकान पे, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों का, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का, पंखा हो या फिर रेडियो हो, इस सब चीज़ का, मोबाइल हो, तो उसमें टीन और शीशा होता है। निम्न में से किस तत्व की कमी के कारण घोंघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से कारण होता है। किस कारण होता है, तो आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है।
लोहा के कमी के कारण लौह माता योग होता है, ठीक है। और आयोडीन का संकेत क्या होता है, डिनोट होता है आई से, इसका परमाणु संख्या 53 होता है, ठीक है। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम जोड़कर 1.2 वोल्ट के सेल से श्रेणी जुड़े हुए हैं, तो परिपथ की धारा का मान क्या होगा, तो परिपथ की धारा का मान होगा 0.1 एम्पियर। कितना होगा, 0.1 एम्पियर। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रमबद्ध में होकर 1.5 यानी 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो परिपथ की धारा क्या होगा, 0.1 होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहले आप इसको डाटा बनाइए, देखिए सेल हम बनाते हैं, 3 है तो 3 को बना दिए, ठीक है। सभी में 5-5 है, 5 ये सर्किट ऐसे बना लीजिए, ठीक है, बना लिए। इसमें कितना प्रतिरोध का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो 1.5 का, ठीक है, यानी 1.5 वोल्ट का। तो पहले सभी को जोड़िए, तो श्रेणी क्रम में है तो सभी को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 15 एम्पियर। 15 एम्पियर हो गया, यानी 15 ओम हो गया, एम्पियर बोल रहे हैं, 15 ओम हो गया। 5 ओम 5 ओम 5 ओम यानी 15 ओम, ठीक है। अब आप पढ़े क्या है कि V बराबर आई आर पढ़े हैं ना, V बराबर आई आर। तो I बराबर निकालिएगा तो क्या होगा, V/R होगा। V/R जब V दिया है कितना, 1.5 वोल्ट, तो 1.5 कितना हो गया, 1.5 वोल्ट बटे कितना हो जाएगा, 15। जब इसको काटिएगा तो 0.1 एम्पियर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये रहा टोटल 15 क्वेश्चन का सेशन। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और मेरे चैनल को छोटे भाई समझ के ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।